खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जे के। मैं हूँ आपका मेज़बान इशफाक गौहर। जनवरी की 13 तारीख सन 2025 हफ्ते का पहला दिन है और आज पहले दिन के मौके पर ही आपको बहुत सारी खबरें जो जम्मू कश्मीर से मुंसलिक हैं, मुल्की सियासत से जिनका ताल्लुक और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो खबरें हैं, आपको एक एक करके अपडेट करेंगे। और आज कोशिश करेंगे कि कुछ फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम कराया जाए, क्योंकि मुसलसल पिछले कई दिनों से नहीं हो पा रहा था, ये मामला नहीं चल पा रहा था। आज कोशिश करेंगे कुछ मज़ीद फ़ोन कॉल्स आपके साथ हम ले पाएँ। तकरीबन 10-12 मिनट का वक्त आज निकालने की कोशिश करेंगे, तो आपके साथ हम फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करेंगे। आप फटाफट से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी हमारे राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप हमारे पास आएंगे, जहां पर तीनों ज़ुबानों में आपको खबर पढ़ने को मिलती है। न सिर्फ खबर मिलती है, बल्कि वहाँ पर तज्ज़िया तबसरा भी होता है, बराह रास्त नशरियात भी होती है और आपकी और हमारी गुफ्तगू भी होती है। क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके का तज्ज़िया तबसरा आप हमारे प्रोग्रामों के बारे में, हमारी चैनल के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में करते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो सिलसिला वहाँ पर जारी रहेगा। और जिन मामलात को लेकर आप हमारे साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, वो शेयरिंग जो है वो हमारे लिए बड़ी कारामद साबित होती है, क्योंकि उससे हम अपने प्रोग्रामों को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और मुस्तकबिल के प्रोग्रामों को किस तरीके से बनाना है उससे हमें मदद मिलती है। तो ये ज़रा सिलसिला जारी रखिएगा, ये मेहरबानी ज़रा जारी रखिएगा, क्योंकि ये तनकीद, ये बातें आपके लिए, आपकी जो होती है, हमारे लिए एक टॉर्च की मानंद होती है। अंधेरे में जब हम चलते हैं तो उस टॉर्च का इस्तेमाल हम ज़रूर करते हैं, ताकि हम अपने उस हदफ तक पहुँच जाए जो हदफ आपने तय किया होता है। तो मुझे उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे, आपकी दुआओं और आपकी उम्मीदों पर खराबी उतरेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज़ होगा और प्रोग्राम का आगाज़ होगा हिस्ट्री की किताब को खंगालने से। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे आपको बताएंगे, चंद अहम वाक़ात जो कुछ गुजर चुके हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद खबरों का पिटारा खुलेगा। आसिफ रशीद मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, जो खबर का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत। 8:39 हुआ चाहते हैं हमारा और आप सबका साथ रहेगा ठीक 10 बजे तक। मुख्तलिफ मौज़ूआत प्रोग्राम में न सिर्फ खबरें बल्कि तज्ज़िया और तबसरा भी शामिल होगा। सूरज की पड़ती नई किरणों के साथ नई सुबह का आगाज़ और प्रोग्राम के एक और शुमारे के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ फॉर्मेट के मुताबिक शराइत के साथ हमें आगे बढ़ना होता है। अंग्रेजी या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी ज़रूरी हैं और कम वक्त में ज़्यादा मालूमात हमारी तरजीहात में शामिल रहती हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। 1915 में दिन आज ही का यानी जनवरी की 13 तारीख थी, जब इटली के एविजानो शहर में आज ही के दिन भयानक ज़ल्ज़ला आया और तबाहकुन ज़ल्ज़ले में 30,000 से ज़ायद हलाकतें हुई। अब तक गुज़श्ता 100 वर्षों के दौरान इटली के अंदर तबाहकुन ज़ल्ज़लों में इस ज़ल्ज़ले को शामिल किया जाता है। 2007 में सोमालिया के अंदर मार्शल लॉ के नफाज का ऐलान सरकारी तौर पर आज ही के दिन किया गया, जब सोमालिया में बोको हराम और मकामी सिविल गवर्नमेंट आमने सामने आई और जो सूरत हाल आज भी है, जिससे बाहर निकलने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। 1943 में तैयारों में हादसात से हिफाजत के लिए आज ही के दिन इजेक्शन सेट मुतारिफ कराया गया और दुनिया भर के अंदर कई बड़े हादसात में पायलट्स की या लोगों की जान कई मरतबा इसी नए निज़ाम के सबब बची हैं। साल 2016 दिन आज का मगरबी अफ्रीका में एबोला नामी जो वायरस था उसके खात्मे का ऐलान आज के दिन किया गया और इस वबा ने तकरीबन 3.5 वर्षों के दौरान 11,000 लोगों की जान ली, जिसमें सबसे ज़्यादा मरने वालों की तादाद बच्चों की थी। 1964 दिन आज का मौजूदा वक्त में, जिसको आप कैलकाटा कहते हैं या फिर पहले कोलकाता कहते थे, या फिर कोलकाता और कैलकाटा दोनों को कभी कभार कलकत्ता भी कहा गया, कि इसके बदतरीन फसादात में 1,000 से ज़ायद हलाकतें मकामी शहरियों की हुई 1964 में। और आज़ादी के बाद भारत की तारीख में पाकिस्तान के अलग होने के बाद ये सबसे बदतरीन लम्हात थे, जब फसादात ने मकामी लोगों को सबसे ज़्यादा और शदीद किस्म का नुकसान पहुँचाया हो। इसके 3 बरस बाद 1967 में हिंदुस्तानी ज़बानो खबरसां एजेंसी समाचार भारती का दिल्ली में आज ही के दिन इफ्तिताह हुआ। 13 जनवरी 1985 में आज ही के दिन इथोपिया में एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी और इस खतरनाक हादसे में 428 लोगों की मौत हुई। एक भी मुसाफिर जिंदा इथोपिया के अंदर इस ट्रेन हादसे में नहीं बच सका। 1607 दिन आज का स्पेन में आज ही के दिन दिवालियापन के ऐलान के बाद बैंक ऑफ जेनेवा का जवाल हुआ और इस बड़े इदारे को खत्म करने का ऐलान किया गया। 1889 आसामी तलबा ने अपने अदबी जरीदे जोंकी की अशात आज के दिन शुरू की, तारीख 13 जनवरी की थी। 1893 में ब्रिटिश
इंडिपेंडेंट पार्टी का क़याम अमल में आज के दिन आया, जिसने बाद में कई वर्षों तक हुकूमत भी लंदन के अंदर की निज़ाम संभाला, इंग्लैंड और वेल्स के अंदर। साल 1910 दिन आज का न्यूयॉर्क के अंदर दुनिया की पहली अवामी रेडियो नशरियात का आगाज 13 जनवरी को आज ही के दिन हुआ था, 115 बरस कबल। और आज से 24 बरस कबल 2001 में वस्ती अमेरिका में शदीद जल्जले में 725 लोगों की अमवात हुई 13 जनवरी को। तो ये बड़ी घटनाएं, बड़े और अहम तरीन वाक़यात हिस्ट्री ऑफ द डे में एक तवील फहरिस्त होती है, लेकिन चंद ज़रूरी मालूमात या जो हम मुनासिब समझते हैं आपको बताया जाना चाहिए, जो मालूमात ज़रूरी हों, हमारी प्रायोरिटी रहती है। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 13 जनवरी के ताल्लुक से बात हो रही है, तो आज का दिन तारीख में कुछ नए बाब लिखने जा रहा है और नए बाब का आगाज़ बहुत सारे खित्तों, बहुत सारे इलाकों, बहुत सारे शहरों के लिए होगा। रवाबित के ताल्लुक से बात होगी, थोड़ी देर में उस पर चलेंगे, लेकिन इससे पहले दीगर मौज़ूआत की तरफ जाएं। सबसे पहले ज़रा मौसम का अपडेट हम मुनासिब समझते हैं कि आपको बताना ज़रूरी है। मुख्तलिफ इलाकों से लोग सुबह सुबह सफ़र का प्लान बनाते हैं, तो ट्रैवलिंग प्लान आप कैसे किस हिसाब से बनाएंगे ये ज़रूरी है। फ़िज़ाई और ज़मीनी रवाबित मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मुतासिर हो सकते हैं बदलती मौसमी सूरत हाल के बीच। आइंदा 24 से 48 घंटों में जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम या खुश्क मौसम और सर्दी की एक बार फिर से पेशनगोई की गई है। इस ताल्लुक से पहला अपडेट। चलिए खबर का आगाज जरा मौसम के मिजाज से करते हैं और आपको बताते हैं कि मौसम का मिजाज किस तरीके का रह सकता है, क्योंकि खबर इस वक्त यही आ रही है कि शदीद सर्दी की लहर पूरे सूबा कश्मीर के अंदर इस वक्त देखने को मिल रही है और इस शदीद सर्दी के अंदर कोई भी राहत आने वाले दिनों में नहीं मिल सकती है। ताब रियासती महकमे मौसमियात और मरकजी महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक 16 जनवरी को बाला इलाकों के अंदर एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान लगाया जा रहा है। रियासती महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक फिलहाल आइंदा 24 घंटों तक यानी कल शाम से लेकर आज शाम तक की अगर आप बात करेंगे तो मतला बरालूद रहेगा। ठंडी हवाओं का असर जो है वो खासा आपको शहर श्रीनगर और मजाफाती इलाकों के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां शहर श्रीनगर की सूरत हाल ये है, वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि जनवरी 20 और जनवरी 21 को एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है कुछ इलाकों के अंदर। ये पूरे वादी कश्मीर के लिए नहीं, ये चंद इलाकों के अंदर कहा गया है और ये भी साफ कर दिया गया कि ये वो इलाके होंगे जो पहाड़ी इलाके होंगे जहां पर अक्सर इस तरीके की बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। कुल हम अगर आप देखेंगे तो अब की बार चिलाई कलान ने भी कोई बड़ा असर जो है वो देखने को नहीं मिला है, कोई बड़ी बर्फबारी जो है वो देखने को नहीं मिली है। हल्की सी बर्फबारी वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों के अंदर देखने को मिली। इसी तरीके से कुछ बर्फबारी जो है वो पहाड़ी इलाकों के अंदर देखने को मिली है। गुरेज, टंगडार और साधना पर जो लोग सफ़र करते हैं उन्हें पता है कि कितनी ज़बरदस्त बर्फबारी होती थी, वहाँ पर भी उस तरीके की बर्फबारी जो है वो देखने को मिली और ये माना जा रहा है कि मौसमियाती तब्दीली का एक बहुत बड़ा फैक्टर और असर है। इस बीच आपको याद होगा कि साल 2024 जब जो हमसे रुखसत पजीर हो चुका है, उसमें एक बड़ी परेशानी यह हुई कि पिछले 6 महीनों के दौरान बारिशें बहुत कम हुई और डेफिसिट ऑफ रेनफॉल जो है वो बिल्कुल मुसलसल बढ़ रहा है। उम्मीदें ये थी कि चिलाई कलान के दौरान ज़बरदस्त बर्फबारी होगी जो जम जाती है पहाड़ों के ऊपर, दर्रों के ऊपर, उसके बाद पानी का बहाव बढ़ता है, उसमें भी ज़्यादा कोई बेहतरी नहीं है। ताहम यही उम्मीद लगाई जा रही है कि मगरिबी हवाओं का असर एक बार फिर बनता हुआ नजर आएगा और 16 तारीख को पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है वो हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी होगी। ताहम आज पूरे दिन जो है वो सूरत हाल ये रहेगी कि ठंड का असर रहेगा। इस बीच सुबह जम्मू की आप बात करेंगे तो कल से मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला हुआ है। धुंध बहुत कम हो गई है, शदीद सर्दी की जो लहर थी उसमें भी थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही है। ताहम थोड़ा सा जब आप आगे चलेंगे, आप पंजाब की ओर चलिए, चंडीगढ़ की ओर चलिए और दिल्ली की ओर चलेंगे तो एंटायरली मौसम आपको डिफरेंट नजर आएगा और वहां पर मरकजी महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज एक बार फिर सुबह सुबह नई दिल्ली के अंदर जबरदस्त धुंध थी। धुंध की वजह से जो आवाजाही यानी सुबह जो ट्रैफिक का नकल अमल है वो मुतासिर हो रहा था। ट्रेन सर्विसेज दिल्ली पर मुतासिर हो रही थी, एयर सर्विसेज मुतासिर हो रही थी और जो ऑरेंज अलर्ट है वो रियासती मरकजी महकमे मौसमियात की तरफ से जारी कर दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और कई अहम शहरों पर गाड़ियों की आवाजाही या एयर ट्रैफिक की आवाजाही बहुत धीमी हो गई है, यानी बहुत सारी फ्लाइट जो है वो डिले या कैंसिल भी सुबह सुबह करनी पड़ी और कुछ फ्लाइटों को डाइवर्ट भी किया गया है दिल्ली एयरपोर्ट पर। इस तरीके की सूरत हाल बनी हुई। तो कुल मिलाकर एंटायर नॉर्थ को जब आप खंगालेंगे तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है, लेकिन आज लोहड़ी का त्यौहार है, उम्मीदें लगाई जा रही है कि मौसम बदलेगा, गर्माहट भी अब हवा के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन वादी कश्मीर के अंदर चिलाई कलान चल रहा है तो एहतियात
बरतने की अपील जो है वो रियासती महकमे मौसमियात ने पहले ही कर दी है। महकमा सेहत की तरफ से एडवाइजरी पहले है क्योंकि शदीद सर्दी है, लेकिन एक बड़ी राहत ये है कि मुंजमद हुए नल जो है वो अब की बार ज़्यादा देर तक नहीं रहते। सुबह थोड़ी देर ज़रूर होता है, उसके बाद वो फ़ौरन पिघलना भी शुरू होते हैं। तो इस तरीके से रात जो है वो आज गुजरी है, लेकिन आज दर्जा हरारत जो सुबह सुबह का है वो कहीं ना कहीं -1 और 2 के दरमियान रहा है। रात किस तरीके से गुजरी है वो थोड़ी देर में आएंगे तो आपको बताएंगे कि रात आखिर पर इस प्रोग्राम में किस तरीके से गुजरी है। डिटेल के साथ वो सारा अपडेट आपके सामने रखेंगे। तो कुल मिलाकर मौसम ये है कि अगर आपने श्रीनगर आना है तो गर्म मलबूसात, गर्म कपड़े लेकर आइए। अगर आप जम्मू आना चाहते हैं तो रूटीन में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो ठंड का असर है, ऑरेंज अलर्ट है, तो उसी तरीके से आपने अपना बैगेज और पैकेज जो है वो बनाना होगा ताकि दिल्ली आते आते, चंडीगढ़ आते आते, पंजाब आते आते आपको ज़्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। जी आसिफ। मुख्तार अहमद साहब भी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, कश्मीर प्रोविंस में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया और वेलकम प्रोग्राम में मुख्तार अहमद साहब। खुश्क और सर्द मौसम से हम गुजर रहे हैं। 16 तारीख के बाद जो हम बता रहे हैं कि आपकी तरफ से भी पेशन गोई थी, एक्सपेक्ट करें कि एक और वेट स्पेल से गुजरें, स्नोफॉल मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें मैदानी इलाके भी शामिल हो? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मौसम खासकर 15 तारीख शाम तक अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। कल जो है थोड़ा सा अपरालूद रह सकता है, और इसी तरह 15 लेट नाइट और 16 मॉर्निंग के दरमियान कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की फुल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। फिर मौसम 16 दिन से ही ठीक रहने के चांसेस हैं। फिर 19 तक थोड़ा सा अपरालूद, थोड़ा सा क्लियर, कोई वेट स्पेल नहीं है हाल दो। और फिर 20, 21, 22 के आसपास जी थोड़ा सा वेट स्पेल के चांसेस हैं, जिसके कारण जो है हल्की बर्फबारी कुछ एक जगहों के अंदर और पहाड़ी इलाकों में लगभग दरमियाना दर्जे की बर्फबारी। तो कमिंग डेज में हम इसमें और वाज़ह तौर पे बता पाएंगे। दिसंबर का जो आखिरी वीक था उसमें हमने देखा मामूल से ज़्यादा, हालांकि एक्सपेक्ट जिस हिसाब से किया जा रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई। क्या उसी हिसाब का कोई स्पेल हम फिलहाल आइंदा दिनों में देखेंगे जहां मामूल की सरगर्मी हमने बुरी तरह मुतासिर होते हुए देखी? क्योंकि पेशन गोई ये कह सकते हैं कि 100% ठीक नहीं थी, आप भी बाद में आपने इस बात का एतराफ़ किया, तो शायद उस तरह का एक स्पेल गुजरे या मामूली बर्फबारी से गुजरना होगा जिस हिसाब की प्रेडिक्शंस आ रही हैं और क्लाइमेटिक कंडीशंस खित्ते के अंदर जिस हिसाब की हैं? जी अभी खासकर 20, 21, 22 के आसपास जी मौसम थोड़ा सा करवट ले सकता है। तो अभी के जो कंडीशंस है, मॉडल के एनालिसिस के हिसाब से जो प्रेजेंट कंडीशंस है, उस हिसाब से हल्की बर्फबारी कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर और बर्फबारी के चांसेस हैं खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। जी तो कमिंग डेज में हम इसमें और क्लियर। जी डॉक्टर साहब, जब हम रिकॉर्ड को खंगालते हैं तो क्या अब की बार जो बर्फबारी चिलैकलान के दौरान एक्सपेक्ट की गई है और माजी में जिस तरीके की होती है, क्या वो डेफिसिट है या बराबर हो रही है? क्योंकि पीने जब हम बारिशों की बात करें तो लगातार डाटा यही बता रहा है कि जनाब डेफिसिट हुआ है, उस तरीके की बारिशें जो है वो नहीं हुई, मानसून उस तरीके से नहीं हुआ। ये जो बर्फबारी हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि एक मेजर सोर्स रहता है हमारे लिए पूरे साल वाटर का, और फिर नेचुरल ग्लेशियर्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो क्या अब की बार बर्फबारी मुकम्मल हुई है जो एक्सपेक्टेड लाइन्स थी या उससे कम बहुत है? जी अभी जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में या जब भी ड्राई ईयर रहे हैं, 2018 में रहा है, इस तरह 2015 के आसपास रहा है, तो जो ड्राई ईयर्स रहे हैं तो उस कंपैरिजन में तो कंडीशन थोड़ा सा मच बेटर है। तो लेकिन जो पिछला डेफिसिट है उसको हम पूरा नहीं कर पाए। लेकिन बर्फबारी हुई खासकर दिसंबर के आखिरी में हफ्ते में और इस तरह जनवरी के फर्स्ट वीक में भी, तो कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में थोड़ी सी राहत की सांस देखी गई है, कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी। और स्नोफॉल जो है काफी ज्यादा जरूरी है कमिंग डेज में भी, और अभी 21-22 के आसपास भी जो है थोड़ा सा एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अहमद साहब। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रात भर भी जो अभी तक की इतलात हैं कि नुक्ता अंजुमात से दर्जा हरारत काफ़ी नीचे रहा, माइनस टेम्परेचर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। जाहिर सी बात है जिस खुश्क मौसम से गुजर रहे हैं उस हिसाब की सूरत हाल बन रही है, और फ़िलहाल कल और परसों इंतज़ार करना होगा। ये इंतज़ार 15 शाम के बाद ख़त्म होगा। रात के वक्त में 15 के बाद 16 और 15 की दरमियानी शब को बर्फबारी का इम्कान फिर से जाहिर किया जा रहा है, और इसकी तस्दीक मुख्तार अहमद साहब भी कर रहे थे। 8:54 हुआ चाहते हैं, एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के उस पर वापस आएंगे। रवाबित के ताल्लुक से बात होगी। जब बदलते मौसम के बीच मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्मियाँ मुतासिर होती हैं तो चीज़ें मुतासिर ना हों, सरगर्मियाँ मुतासिर ना हों, लोगों को जोड़ कर रखा जाए, मौसम किसी भी तरीके से हो, ऐसे में रवाबित को बहाल रखा जा सके, इसके लिए कोशिशें हुई हैं।
एक बड़ी खबर ब्रेक के उस पार, क्योंकि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा अहम है। इस ताल्लुक से मुकम्मल तफसीलात ग्राउंड जीरो से ब्रेक के उस पार हमारे साथ ज्वाइन करें। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। और जरा बात अब करते हैं उस अहम शाहरा की जिस पर आज एक और संग-मील तय हो रहा है और तारीख में एक और बाप आज रकम तराज हो रहा है, क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर का है। और जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी के बीच आज वजीर आजम उस टनल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जिसके बाद इस टनल को एक गेम चेंजर के तौर पर माना जा रहा है सोनमर्ग के लिए। बड़ी खबर कि सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त के बीच वजीर आजम का दौरा आज हो रहा है और दौरे के बीच जहां सीआरपीएफ, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज ने श्रीनगर से सोनमर्ग जाने वाले तमाम रास्तों पर पहरा बिठा दिया है। एंट्री पॉइंट जो सोनमर्ग की ओर है वहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है और हर जगह पर नाके और तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई नाखुशगवार वाकया ना हो। तकरीबन 11 ये पहली तस्वीरें उस टनल की है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। थोड़ी देर में इसी टनल में वज़ीर आज़म साहब भी जाएंगे और उसका मुआयना करेंगे, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर हरी झंडी दिखाकर इसको अवाम के नाम भी वक्फ कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म जड़मोड़ टनल का इफ्तिताह आज तकरीबन 11 बजे के आसपास करने जा रहे हैं। उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर काबीनी वज़रा वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इतलात और ख़बरों के मुताबिक वज़ीर आज़म उन वर्कर्स के साथ भी इलाहिदा तौर पर बात करेंगे जिन्होंने इस टनल की तामीर में अपना कलीदी रोल निभाया, जिसके बाद एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब करने की बात जो है वह कही जा रही है। जड़मोड़ टनल जो सोनमर्ग के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए एक अहम तरीन संग मील साबित हो सकती है और आने वाले 3 से 4 सालों के दौरान आप देखेंगे कि गुलमर्ग की तर्ज पर सोनमर्ग में भी अब सयाहत का धूम होगा। और अयाम सर्दी यानी जब शदीद सर्दी होती है, जब शदीद बर्फ़ पड़ती है और दर्जे हरारत मनफी
8, 9, 12 तक भी चला जाता है, तो वहाँ पर स्कीइंग का एक और अंदाज वहाँ पर देखने को मिलेगा। इस ज़िमन में आज जो एक अहम पेशरफ्त हो रही है वो यही है कि तकरीबन 11 बजे के आसपास वज़ीर आज़म ज़ड-मॉड टनल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, इस टनल के इफ्तिताह को लेकर जहां वज़ीर आज़म आज दिल्ली से श्रीनगर की ओर रवाना होंगे, रात देर गए ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह श्रीनगर पहुंचे हैं। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी साहब वहां पर पहुंचे हैं। रियासत के वज़ीर आला श्रीनगर के अंदर मौजूद है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्रीनगर के अंदर मौजूद है और मुख्तलिफ काबीनी वज़रा भी आज इसका हिस्सा बनेंगे। याद रखिएगा, माना जा रहा कि मियाँ लारवी साहब का एक ख्वाब था कि यहाँ पर एक टनल बनाई जाए ताकि सोनमर्ग एक कनेक्टेड एरिया बन सके। उसके बाद मियाँ अल्ताफ़ साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर एक पेशरफ्त की, खत किताबत का सिलसिला शुरू किया और एक तवील मुद्दत के बाद ये ख्वाब जो है वो शर्मंदे ताबीर हो रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ गांदरबल के लोगों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा इससे, बल्कि सोनमर्ग जो अभी तक एक हिडन डेस्टिनेशन बना था, सिर्फ अय्याम गर्मियों के दौरान आप जा सकते थे, लेकिन अब सर्दियों के दौरान भी अब आप वहाँ पर पहुँचेंगे और ये एक नया सयाहती मकाम जो है वो उभर रहा है। इस बीच इत्तलात और खबर ये है कि मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी साहब, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो वजीर ममलिकत है ट्रांसपोर्ट के अंदर अजय टमटा साहब वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब यहाँ मौजूद रहेंगे। यूनियन टेरिटरी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पर मौजूद रहेंगे। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन असेंबली सुनील शर्मा इस तकरीब का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ताहम इतलात और ख़बरों के मुताबिक आगा सईदुल्लाह मेहदी को भी दावत है और मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना को भी इस प्रोग्राम में दावत दे दी गई है। ताहम इतलात और खबरें ये बता रही है कि सख्त सर्दी और सख्त सिक्योरिटी के बीच तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। ज़ड-मॉड टनल का आज बाज़ाब्ता तौर पर 11 बजे इफ्तिताह होगा और आपको बराह रास्त नशियात गुलिस्तान न्यूज़ पर भी हम दिखाएंगे। जब वज़ीर आज़म वहाँ पर आएंगे, अवामी इज्तिमा से खिताब होगा, टनल का इफ्तिताह होगा। ताहम ये वो टनल है जिस पर तकरीबन हज़ारों करोड़ रुपया सर्व किया गया और ये माना जा रहा कि ये एक ऐसा टनल बनाया गया है जो तमाम तर ज़रूरी और बुनियादी सहूलियात से लैस कर दिया गया है। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी यहाँ पर आकर मुआयना किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी तस्वीरें डाली थी, जिसको तुरंत वज़ीर आज़म साहब की तरफ से रिट्वीट भी किया गया था। फाइनली आज का दिन सोनमर्ग के लिए एक अहम तरीन संग-ए-मील साबित होने जा रहा है, क्योंकि ज़ड-मॉड टनल का इफ्तिताह आज थोड़ी देर के बाद वज़ीर आज़म के हाथों किया जा रहा है। अवामी जलसे से भी वज़ीर आज़म जब खिताब करेंगे तो अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक ट्रक यार्ड में अवामी जलसे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और 250 गाड़ियां पहले से तैनात की गई थी जो लोग शामिल होंगे मुख्तलिफ इलाकों से जाने के लिए। और जाहिर सी बात है वस्ती कश्मीर से ज़्यादा लोग जाएंगे और इसके लिए 27 सरकारी अफसरान को पहले से जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई थी। कल पूरा एतवार का दिन भी दफातर चलते रहे और वज़ीर आज़म की आमद के पेश नज़र श्रीनगर और गांदरबल में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकसी और गश्त में मुसलसल इजाफा भी देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो तस्वीर है जहां पर अब तक सिक्योरिटी ड्रिल्स भी किए जा रहे थे टनल के दोनों तरफ। ये टनल का अंदर वाला हिस्सा है। हो सकता है कि वज़ीर आज़म इफ्तिताह करने के बाद इस टनल का उनको मुआयना भी करवाएं, तो टेक्नोलॉजी के एतबार से भी इसका टनल का एक टेस्ट था कि क्या पोटेंशियल टेक्नोलॉजी के हिसाब से है। दूसरा, जो एरियाज दो बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, सेंट्रल कश्मीर मुकम्मल तौर पर इस खूबसूरत मकाम के साथ 12 महीने कनेक्ट रहे, वो बिलाखिर ख्वाब ताबीर होते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इमरान नाइकू भी ज्वाइन किए हुए हैं, फोन लाइन पर हैं। बराह रास्त रब्ता करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज डाउन की गई है। इस वक्त सेंट्रल कश्मीर से इतलात हैं, गांदरबल का जो ऊपर वाला एरिया है जहाँ वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इकदाम हैं, तो 2G मोबाइल नेटवर्किंग सर्विसेज इस वक्त काम कर रही, जिस पर बराह रास्त मनाजर दिखाना थोड़ा सा मुश्किल इस वक्त हो रहा है। इमरान नाइकू, क्या तैयारियां इस वक्त हैं, कहां पर आप मौजूद हैं? इमरान, अब तक आवाज पहुंच रही है? राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा कोशिश करेंगे टेलीफोनिक राब्ता हो सके इमरान नाइकू के साथ। टनल के हवाले से पहले दिन से हम आपको बता रहे हैं 2700 करोड़ प्लस रकम जो है वो सरकार के ख़जाने से खर्च हुई और 5 से 6 बरसों में हमने ज़्यादा तेज़ी से काम होते हुए इस टनल का देखा। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे शायद लद्दाख जाना थोड़ा आसान इस टनल से होगा। रास्ता तो आसान होगा लेकिन रसाई
हर महीने में सरमा के दौरान खास तौर से यकीनी बने, ये अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इससे ऊपर भी एक बड़ा स्ट्रेच है जो लद्दाख जाते हैं, आना जाना है, ज़रूरी सप्लाई जाती है, अशिया ज़रूरिया का जो सिलसिला चलता है, उस सारे काम में अभी भी मुश्किलात आएंगी। लेकिन टूरिज्म के एतबार से जिस टनल को सबसे अहम और स्ट्रेटेजी के एतबार से भी इस टनल को काफ़ी अहम माना जा रहा है, इसका इफ्तिताह थोड़ी देर बाद या कुछ घंटों के बाद हो जाएगा। इमरान, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? चलिए जनाब, इमरान के साथ रब्ता नहीं हो पा रहा है, जो ही रब्ता होगा ज़रूर आपको वहाँ से बराह रास्त नशियात भी दिखाएंगे। फिलहाल बड़ी बात ये कि आज तकरीबन 11 बजे के आसपास वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल के इस इलाके के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पहुँचेंगे, जिसे कंगन का इलाका कहा जाता है। आगे जडमोल टनल का इफ्तिताह होना है, सोनमर्ग के लिए ये रास्ता खुलेगा और आने वाले 3-4 सालों के दौरान आप देखेंगे कि सोनमर्ग के अंदर भी अब जो स्नो फेस्टिवल और बर्फ़ के दौरान जिस तरीके की हम गहमा गहमी पहलगाम के अंदर देखते थे, उसी तरीके की गहमा गहमी आपको सोनमर्ग के अंदर भी देखने को मिलेगी और 3 से 4 सालों के दौरान इंटायरली नक्शा आपको सोनमर्ग का बदला हुआ नजर आएगा। उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जब आएंगे तो सिर्फ इफ्तिताह नहीं होगा, कुछ सियासी बात भी होगी और सियासी बात के साथ साथ रियासत के दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू जो वो होगी। अब आगे बढ़ते हैं। टनल के हवाले से बात थी और दिन में मुसलसल नशरियात भी आप तक पहुंचती रहेंगी जैसे जैसे तफसीलात आएंगी, क्योंकि बराह रास्त नशरियात या फिर टनल का इफ्तिताह और वज़ीर आज़म की बात भी आपको सुनानी है। लेकिन दूसरी तरफ एक और मामला है, वो रेल राब्ते का, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा तज़ब्ज़ुब और गैर यकीनी सूरत हाल इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि एक हॉल्ट स्टेशन कटरा को करार दिया गया था। यानी आप वादी कश्मीर से जब ट्रेन के ज़रिए सफ़र करेंगे तो आपको दूसरी ट्रेन लेकर दिल्ली जाने के लिए दूसरा ऑप्शन रखना होगा। ये कटरा से आपको एक ऑप्शन दिया गया। दूसरा, जो लोग कश्मीर ट्रेन के जरिए जाएंगे उनको भी कटरा में ट्रेन तब्दील करनी होगी, जिस पर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठे। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने बात रखी और कहा गया कि असल रेल मंसूबे का जो मकसद है वो यहाँ पर फौत हो गया इस तरह के इकदाम से। लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर चूंकि कहा गया था, इस तरह का फैसला लिया गया। इन सब के बीच में पहला स्टेटमेंट इस पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी आया और उमर अब्दुल्ला के मुताबिक शहरियों की सलामती भी ज़रूरी है, जो रेल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इस हिसाब से अगर फैसला लिया जाता है बिल्कुल ठीक है, और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उन्होंने कहा कि मकामी शहरी जो ट्रेन के ज़रिए सफ़र करेंगे, अगर उन्हें भी ये खदशात हैं कि किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, तो फिर उनको ये महसूस कराया जाना चाहिए कि आप सही सलामत रेल के रास्ते भी वादी कश्मीर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, किसी तरह की मुसीबत ना हो। इन शॉर्ट आप कहेंगे तो जो फैसला लिया गया उसकी उमर अब्दुल्ला ने अभी तक हिमायत की। एक बात। दूसरा, सोनमर्ग के अंदर जो टनल जिसका आज इफ्तिताह हो रहा है, खुद वो तकरीब में मौजूद रहेंगे, उस पर उसको गेम चेंजर के तौर पर वो साबित होगा, उस पर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि आइंदा दिनों के दौरान जब आप देखेंगे 20 तारीख के बाद किसी भी वक्त वादी कश्मीर को ट्रेन के जरिए कनेक्ट किया जाएगा। कटरा में जब ट्रेनें तब्दील करनी पड़ेंगी तो इसको लेकर वज़ीर आला कोई लबकुशाई करे या मरकज़ के साथ मामला उठाए, ये तवक्को किया जा रहा था। और गुलमर्ग के अंदर कल जब मीडिया से गुफ्तगू उमर अब्दुल्ला कर रहे थे तो पहला बयान जो बताता है कि उमर अब्दुल्ला के मुताबिक हम भी चाहते हैं शहरियों, जो लोग सफ़र करें, चाहे वो यात्री हों, मकामी लोग हों, ताजिर हों, कारोबारी हों, तलबा हों, दीगर लोग, तमाम लोगों की सिक्योरिटी प्रायोरिटी होनी चाहिए और रेल से ज़्यादा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर इस तरह का फैसला है तो उनके मुताबिक मौजूदा वक्त में शायद इस पर किसी तरह का एतराज़ उमर अब्दुल्ला के मुताबिक नहीं होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला को सुनिएगा एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा। सिक्योरिटी के लिहाज से अगर वहाँ चेकिंग करनी होगी तो मुझे नहीं लगता है किसी को इस बात पे कोई एतराज़ होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार जो लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं वो भी तो यही चाहेंगे कि उनके साथ कोई हादसा ना हो, कोई हमला ना हो, उनकी जान को कोई ख़तरा ना हो। और हम भी चाहते हैं कि ट्रेन को जो है किसी तरह का ख़तरा ना हो। अगर ख़तरे को टालने के लिए फ़िलहाल जब तक हालात पूरी तरह से साजगार नहीं होते, अगर एक वहाँ पे सिक्योरिटी स्टॉप की ज़रूरत पड़ेगी तो वो करें, लेकिन ये रेलवे वालों को फ़ैसला करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फ़ैसला वो लेंगे वो इस तरह का फ़ैसला लें कि कम से कम जो है ट्रेन पे सफ़र करने वाले यात्री जो हैं उनको सिक्योरिटी।
देखिए, उमर अब्दुल्ला बता रहे हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट को फैसला लेना है, वजारत को फैसला लेना है, लेकिन उम्मीद ये लगा रहे हैं कि आवाम को ज़्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। एक तरफ से ये बात है। दूसरी तरफ जब गुलमर्ग में मौजूद थे तो गुलमर्ग की शान रफ्ता को बहाल करने की भी बात रखी और कहा कि ये अच्छा मौका है कि हम यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं और ये कन्वेंशन सेंटर बनने से गुलमर्ग के लिए एक और संग-मील होगा, क्योंकि अब यहाँ पर नई कॉन्फ्रेंसेज होंगी, लोग न सिर्फ मुल्क से आएंगे बल्कि बैरून मुल्क से भी आकर यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और इस ज़िमन में ये एक और बात जो है, ये यहाँ पर बेहतरीन बात हो रही है कि गुलमर्ग के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग सेंटर बनाया जा रहा है और बहुत जल्द ये तैयार होकर वक्त भी किया जाएगा। तीसरी बात, ज़डमो टनल के बाद उन्होंने कहा कि टनल का आज तो इफ्तिताह होना ही है, लेकिन इसके बाद आने वाले 3 से 4 सालों के दौरान सोनमर्ग के अंदर एक गेम चेंजिंग के तौर पर आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जिससे रियासत की सयाहत और रियासत की इक्तिसादियात को फ़ायदा मिल सकता था। रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पुरुमीद के हालात बहुत जल्द बेहतर भी होंगे और इस ज़िमन में उनकी बात क्या कुछ रेल से लेकर ज़ड मोड और ज़ड मोड से लेकर गुलमर्ग के अंदर जारी काम पर था, जिसका उन्होंने आज खुद जायजा भी लिया है और ये साफ कर दिया कि स्कीइंग एक ऐसा जरिया है, अगर इसको सही तरीके से और सही पैटर्न पर लिया जाए तो इंटरनेशनल स्कीयर्स के लिए एक बेहतरीन रास्ता यहाँ पर मिल सकता है, यहाँ आ सकते हैं वो, उससे जम्मू कश्मीर के लिए और ज़्यादा राहें खुलने की उम्मीद भी है। बात उमर अब्दुल्ला की आपके सामने है। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात ट्रेन की चल रही है तो एक और अहम और बड़ी खबर वो ये है कि नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अब डिविजनल रेलवे मैनेजर जो डीआरएम का तैनाती कर दी गई है और डीआरएम की तैनाती के साथ ही ये साफ कर दिया गया कि जिस डिवीजन को इनॉग्रेट वज़ीर आज़म साहब ने चंद दिन पहले कर दिया गया था, ये आर्जी बुनियादों पर नहीं चलेगा बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर चलेगा। और पहले डीआरएम जम्मू रेलवे डिवीजन को अपॉइंट कर दिया गया है। डिवीजन जो है ये रेलवे डिपार्टमेंट के तमाम तरक्याती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए काम करेगा और रेलवे बोर्ड की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ई श्रीनिवासन को पहले डिविजनल रेलवे मैनेजर की हैसियत से तैनात कर दिया गया है। यानी जम्मू के अंदर जम्मू कश्मीर रेलवे डिवीजन के लिए ई श्रीनिवासन को पहला अफसर जो है वो तैनात कर दिया गया है। श्रीनिवासन जो डेप्यूटेशन पर थे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड में, उन्हें वापस लाया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर डीआरएम जम्मू के तौर पर जो नया डिवीजन रेलवे का बना है वहां पर तैनात कर दिया है। जम्मू डिवीजन जो ऑपरेट करेगा जी रेल ट्रैक्स को पठानकोट से लेकर बारामुल्ला तक और उसके साथ साथ जो नैरो गैग्स है यानी जो छोटी पटरियां हैं, जो साइड लाइन्स पर पटरियां बनती है, उनको भी पठानकोट और जोगीनगर के आसपास जो है उनकी भी निगरानी इसी रेलवे डिवीजन को जो है वो सौंप दी गई है। डिवीजन डेवलप करेगा रेलवे ऑपरेशन जम्मू कश्मीर को और नई ट्रेनें किस तरीके से कनेक्ट की जाएंगी कश्मीर के साथ, उस ज़िमन में भी एक बड़े प्लान को वो तरतीब देंगी ताकि इकोनॉमिकल बूस्ट भी जम्मू कश्मीर को मिल सके। यानी कुल मिलाकर अब ई श्रीनिवासन जो नए अफसर तैनात कर दिए गए हैं उन पर एक और जिम्मेदारी है कि कन्याकुमारी से दिल्ली और दिल्ली से कश्मीर तक ट्रेनें लाने और उनका मंसूबा बनाने में ई श्रीनिवासन का एक और अहम तरीन रोल होगा। न सिर्फ यहाँ पर उनका रोल रुकेगा बल्कि कुपवारा तक रेल लेना और अनंतनाग से आगे रेल को पहुंचाने में भी ई श्रीनिवासन का रोल होगा, क्योंकि ये नए डिविजनल अफसर होंगे और तमाम तर चीज़ें जो है अब इनके ऑफिस से ही होती हुई आगे बढ़ेंगी। पहला वाला डिवीजन जो था वो फिरोजपुर था, अब उस डिवीजन से कश्मीर वाले पैच को अलग कर दिया गया है। जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला, भोगलपुर, पठानकोट, बटाला, पठानकोट, ये वो रास्ते हैं जो निकाल दिए गए हैं और कुल मिलाकर 742.1 किलोमीटर का ये रास्ता होगा, रेल रास्ता होगा, जहां पर नए डीआरएम की तैनाती बाज़ाब्ता तौर पर कर दी गई है और मरकजी रेलवे बोर्ड की तरफ से ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल डिवीजन बनने के बाद जिसको वज़ीर आज़म की जानिब से जिसका इफ्तिताह किया गया था, पहले अफसर की तैनाती, मजीद तैनातियां आइंदा दिनों में होंगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात कुछ सियासी मामलात की भी करते हैं। आप सब जानते हैं कि रेल मंसूबों के बीच या टनल के इफ्तिताह के बीच मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने अपने हिसाब से बात भी कर रही हैं, तज्जिया और तबसरा हो रहा है। कोई वज़ीर आज़म पर, कोई वज़ीर आला पर, कोई मुख्तलिफ सियासी कायदीन पर जो खित्ते के अंदर मुख्तलिफ जमातों की नुमाइंदगी करते हैं उन पर तनकीद काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। इन सब के बीच में दो इलाकाई जमातें, एक जो इस वक्त इक़्तिदार में है, एक आप कह सकते हैं कि अपोजिशन की बड़ी जमातों में से एक है, अगरचे ज़्यादा नंबर्स नहीं है लेकिन हुकूमत पर हमलावर है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त आमने सामने है।
जो अब तक बयानात के जरिए जो जंग छिड़ी थी, एक दूसरे को हदफ तनकीद बनाया जा रहा था, अब समाजी राब्ता साइटों का सहारा लेकर एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। पहले पुलवामा से रुकने असेंबली वहीद पर्रा ने उमर अब्दुल्ला पर तंज कसा और उस ट्वीट पर एक कमेंट किया जो उन्होंने सोनमर्ग के अंदर टनल का मुआयना करते वक्त किया था और कहा था कि इंतजार कर रहे हैं इस टनल के इफ्तिताह का और वज़ीर आज़म की वादी कश्मीर आमद का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान कहां इस पर खामोश रहने वाले थे। उन्होंने वहीद पर्रा हो, पार्टी के दीगर लीडरान हो, उन तमाम लोगों को बैक टू बैक जवाब देना शुरू किया, टारगेट किया और माजी में जिसको एक्स का कहा जाता रहा और अब इस वक्त पहले ट्विटर कहा जाता रहा, अब इस वक्त एक्स कहा जाता है, उस पर बैड बॉय और बैड गर्ल की एक लड़ाई शुरू हो गई। मुख्तलिफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो पेजेस चलते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या उनसे मुंसलिक लोग हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हदफ तनकीद बना रहे और उमर अब्दुल्ला को तंजिया अंदाज में दिल्ली के इशारों पर काम करने की तरफ इशारा इन समाजी राब्ता साइटों पर किए गए कमेंट से कर रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि अगर आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी तरीके से कोई कमेंट करे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं या सोशल मीडिया विंग खामोश रहे, तो जवाबी वार भी हो रहे हैं। वार पलटवार की सियासत के बीच बात यहां तक पहुंची है कि वज़ीर आज़म का दौरा जहां पर आज होना है, एक अहम तरीन जो स्ट्रेटेजी के एतबार से बड़ी टनल है उसका इफ्तिताह होना है, उद्घाटन 10:30-11 के आसपास होगा। इन सब के बीच में ट्विटर पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर छिड़ी जंग इस वक्त एक पॉलिटिकल वॉर में तब्दील होती दिखाई दे रही है। अब्दुल्ला की जहां पर वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है और सोशल मीडिया पर कल से लगातार ये चल रहा है, गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड बैड गर्ल के अलकाबों से एक दूसरे को याद भी किया जा रहा है। बहरहाल जमहूरियत के अंदर और तनकीद बराए तनकीद नहीं, बल्कि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है जहां पर बड़ी चीजें अब आपको देखने को मिल रही है कि किस तरीके से शबबंदी हो रही है। इसमें इशफाक एक चीज हमें अच्छी जो लग रही है कि रिसर्च के एतबार से बहुत लोग कुछ पुराने कुछ नए बयानात को जोड़ते हैं और तहकीक नॉलेज के लिए अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, अब बहुत सारी ऐसे बयान जो शायद हमारी नजरों से भी ओझलते हैं, वो कल से हम देख रहे हैं कि पीडीपी के भी निकाले गए, एनसी के निकाले गए, उमर साहब के निकाले गए, महबूबा जी के बयान चल रहे हैं और उससे वो तमाम यादें ताज़ा हो रही है जो 5 अगस्त से परसों चुनाव तक बन रही थी, जब चुनाव हुए थे 2024 में और उसके बाद जब हुकूमत बनी उसके बाद के बयानों को निकाला गया और इस तरीके से कंपैरिजन किया जा रहा है कि जनाब पार्टियां किस तरीके से रंग बदलती है और किस तरीके से स्टेटमेंट भी चेंज हो रही है। बहरहाल अपना अपना बयान है, सबकी ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसलिए हमने आपके सामने रख दिया। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात बल्दियाती इदारों की करते हैं, जहां हमने आपको कल बताया था कि बल्दियाती इदारों के चुनाव अभी शायद मुमकिन नहीं है और 2025 के वस्त या कहीं पर ये हो सकते हैं क्योंकि अभी वोटर लिस्टों का रिवीजन चल रहा है और हतमी फरिश्ते जो वो लगभग 20 तारीख को सामने आएंगे। लेकिन अब इतलात और ख़बर ये है कि फ़िलहाल इंतज़ामिया के पास एक और प्रपोज़ल चला गया है और ये प्रपोज़ल जो है वो रूरल डेवलपमेंट दीही तरक्याती वजारत की तरफ से जारी कर दिया गया है और ये प्रपोज़ल रियासती हुकूमत को भेज दिया गया है जिसमें यह मांग की गई है कि ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरों को फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेटर के भी इख्तियारात दिए जाएँ। गवर्नमेंट की तरफ से BDOs को एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर इख्तियारात दिए जाएँ ताकि जो म्यूनसिपलिटियाँ हैं, पंचायतें हैं, वो काम वहाँ पर मुकम्मल तौर पर किया जाए। बजट ये भी साफ कर दिया गया कि बजट और अदर ग्रांट जो दूसरे ग्रांट्स हैं, जो दूसरे मुराद मिलते थे वो कंटिन्यूसली आएंगे, वो नहीं रुकेंगे। अगरचे चुनाव अभी नहीं हुए हैं, अक्सर देखा गया चुनाव नहीं होते तो पैसा नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर हुकूमती इदारों की तरफ से साफ कर दिया गया कि बल्दियात के जब तक इंतखाबात मुकम्मल होंगे तब तक ये बजट जो है वो लगातार आती रहेगी। बड़ी बात यह है कि OBC का जो कमीशन था जिसकी डेडलाइन मुकम्मल हुई, जिसका अपना काम किया करना था और रिपोर्ट वज़ीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सौंपनी थी, वो रिपोर्ट अभी तक भी नहीं आई है। ये एक बुनियादी वजह मानी जा रही है कि बल्दियाती इदारों के अंदर अभी तक इंतखाबी सरगर्मियाँ आप नहीं देख पा रहे हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की जब आप बात करते हैं 4291 पंचायतें इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं जहाँ पर चुनाव कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 314 BDCs है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स है, 77 म्यूनसिपल कमेटियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और ये तमाम इस वक्त जो है वो विदाउट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। यहाँ पर कोई भी अवामी मुंतखबा नुमाइंदा मौजूद नहीं है। पंचायतों ने अपनी मियाद 9 जनवरी सन 2024 को मुकम्मल कर दी है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स और दीगर काउंसिल्स का भी सूरत हाल इसी तरीके के आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर भी पोजीशन जो है वो मुकम्मल हुई है। लेकिन
अब निज़ाम को चलाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट RDD की तरफ से एक प्रपोजल मूव किया गया है और ये प्रपोजल मांग कर रहा है कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात जो है मजीद 3 महीने के लिए जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरों को दिया जाए। इससे केवल 2 बार दिया गया, ये तीसरी मरतबा होगी जब इस तरीके के एक्सटेंशन दिया जाएगा। और इसके बाद ये साफ हो रहा है अगर ये मूव मंजूर हुआ डेट मीन्स न तो फरवरी के अंदर, न मार्च के अंदर, न अप्रैल के अंदर ये चुनाव होंगे, जून जुलाई या अगस्त के आसपास कहीं ये चुनाव फिर होते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें भी अगर OBC का कमीशन की रिपोर्ट आई तब जाकर ये मामला जो है वो तय हो सकता है। मरकजी वजीर खजाना जो है वो यकम फरवरी को अपना बजट पेश कर रही है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर रियासत के वजीर आला यूनियन टेरिटरी का बजट पेश करेंगे। और दोनों की तरफ से यह इशारा दिया गया कि अगरचे अभी बल्दियात के इंतखाबात नहीं हुए हैं, ताहम बजटिंग का जो मामला है, जो पैसा और रुकमा देने का मामला है, उसमें किसी तरीके की ताखीर नहीं होगी, वो पूरा जो है वो दिया जाएगा। इंतजार है SC ST OBCs के डिलिमिटेशन के पैनल का, और ये जो पैनल सामने आएगा उसमें ही बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर होंगी कि नया चुनाव किस तरीके से और किन 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 उन्वानों पर इंतहाई अहम होगा। फिलहाल खबर यह है कि प्रपोजल मूव किया गया है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कि ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरों को एडमिनिस्ट्रेटरों के इख्तियारात दिए जाए ताकि निज़ाम को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। चलिए जनाब, वक्त हो गया जी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो उस मुहल्लिक मर्ज की बात करेंगे जिसने अभी तक 10 लोगों की जान ले ली है और 10 नौजवान बच्चे, छोटे छोटे शीरख्वार बच्चे जो वो मर चुके हैं। मरकज से लेकर रियासती हुकूमत ऑन अलर्ट थी, लेकिन अभी भी इस गुमनाम वायरस या इस गुमनाम बीमारी का पता नहीं लग रहा है और यह इलाका सोबा जम्मू के अंदर है। बताएंगे डिटेल के साथ खबर क्या कुछ है, और हमारे साथ मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कर्टेलमेंट जो सोबा कश्मीर के अंदर हम देख रहे थे कि परेशान कुन सूरत हाल बनी है, वही परेशान कुन सूरत हाल जम्मू के अंदर भी बनी है। और इस तरीके से अवाम एंटायर जम्मू कश्मीर की परेशानी। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद
लोगों की मौत और उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद अमवात होती चली गई। ज़रा इस पर मजीद बात करेंगे और ये जो सवालात इंतज़ामिया पर उठ रहे हैं इनका जवाब तलाशना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान चौधरी जुल्फ़कार अली साहब इस वक्त ज्वाइन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक रियासती वज़ीर हैं, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार चौधरी साहब, खुशामदीद प्रोग्राम सलाम जेके में आपको कहेंगे। आप चूँकि मकामी भी है, सूरत हाल पर मुसलसल आपकी नज़र भी है, काफ़ी वक्त से आप इस पर तबसरा भी करते रहे हैं। क्या वजूहात अभी तक मालूम हो सकी हैं? कुछ ऐसी जानकारी आपके पास जो शायद हमारे देखने वालों के साथ आप शेयर कर सकें? 40 या 41 दिन 10 अमवात हुई, 1 दर्जन के करीब आसपास लोग जो इस वक्त अभी भी अस्पतालों तक पहुंचे ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे हैं। कोई कंफर्मेशन, कोई रिपोर्ट अभी तक आपके पास जो हमारे देखने वालों के साथ भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से? हाँ, शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, आपने प्रोग्राम में शामिल किया। सबसे पहले तो मैं उन फैमिलीज के साथ अपनी तरफ से अज़हार तज़ियत करूंगा कि जिनके अजीज व क़रीब जो हैं वो इस दुनिया से चल बसे हैं। जी, इलाके में बहुत एक दहशत का माहौल है। ये बडाल गांव है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट के सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका से कोई 15 किलोमीटर हेडक्वार्टर से दूर। और इतना एक इस दौरे जदीद में बदकिस्मती की बात है कि कोई पता नहीं चल पाया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ एफर्ट्स किए हैं, वायरोलॉजी की टीम्स भी बुलाई हैं, वाटर के सैंपल्स भी लिए गए, लेकिन लगभग 2 महीने होने को हैं और 2 महीने से अभी तक किसी चीज का कोई पता नहीं लग रहा। पहले एक फैमिली सफर हुई, फिर उसके बाद दूसरी फैमिली सफर किया, उसकी अमवात हुई, आज तीसरी फैमिली जो है वो अफेक्टेड है। जी, तो अभी तक सरकार जो है वो कोई भी किसी नतीजे पे पहुंचने में नाकाम है, हेल्थ डिपार्टमेंट नाकाम है। तो लोगों में एक बहुत दहशत और खौफ का माहौल है और अभी तक भी सरकार की तरफ से उस गांव को क्वारंटाइन नहीं किया गया है और ना ही फर्दर जो स्टेप्स उठाने की जरूरत थी वो की गए हैं। लेकिन ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। परसों रात को 3 बच्चे एकदम से बीमार होते हैं और रात में ही एक बच्चे की और की वफात हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हर एंगल को गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कोई ना कोई क्रिमिनल एंगल भी इसमें हो सकता है। इस एंगल को भी शायद जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार है वो कहीं नजरअंदाज कर रही है, क्योंकि अगर ये कोई एपिडेमिक होता तो एपिडेमिक एक साथ सारे गांव में फैल जाता। तो ये धीरे धीरे से जो हो रहा है, पहले एक घर में 3 लोग मरते हैं, फिर दूसरे घर के लोग मरते हैं, फिर तीसरे घर के लोग मरते हैं। तो ये तो लगता है कि एक साजिश के तहत कुछ ऐसा हो रहा है। ये एपिडेमिक नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपके वायरोलॉजी पुणे से भी टीम आई थी, चंडीगढ़ से भी टीम आई थी, उन टीम्स ने क्लियर किया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सुस्त रफ्तारी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लोग मरते जा रहे हैं। अच्छा, ये तो मुझे तो बड़ा अफसोस है इम्पोर्टेंट है कि जिस तरीके से आपने कहा टीमें भी आई, लेकिन हमने देखा कि रियासती वज़ीर सेहत भी वहाँ पहुँची और भी वज़रा वहाँ पहुँचे। आने में तो बड़ी लग रहा था कि शायद ऑन टोज है, लेकिन जिस तरीके से खामोशी इख्तियार की जा रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछो वो कह रहे हैं कि जनाब हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते हैं। आखिर फिर तो सवाल आपका भी जायज़ है कि कोई चीज़ तो ऐसी है जिसकी पर्दादारी हो रही है, या अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आ रही है कि अगर सवाल पूछे जाए तो हम जवाब क्या दें? नहीं, बात तो सिंपल है कि लोग मर रहे हैं और कंटिन्यूसली लोग मर रहे हैं और फैमिलीज डिफरेंट। आज एक फैमिली के लोग सफर कर रहे हैं, कल दूसरी फैमिली के लोग सफर कर रहे हैं। अगर एपिडेमिक है तो एपिडेमिक को मैं कहूंगा कि एपिडेमिक तो जो है वो पूरा गांव का गांव सफर होना चाहिए, गांव के सब लोग बीमार होने चाहिए। अगर वाटर बॉर्न डिजीज है तो गांव के सब लोग बीमार होने चाहिए। सारा गांव वही पानी पीता है, सारा गांव वही चीजें कर रहा है। तो हमारा कंसर्न ये है, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा वहां पे गई हैं, लेकिन वो जो सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां तक गई हैं, वो उस गांव में तशरीफ नहीं ले गई हैं। बहरहाल उनके जाने या ना जाना तो एक इमेटीरियल चीज है, लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि लोग मर रहे हैं। सरकार यही बताए कि क्यों मर रहे हैं, क्या वजूहात है, क्या परेशानी है, कौन सी बीमारी है, किस चीज से कि लोगों को एहतियात करनी चाहिए, और इसमें क्या कोई क्रिमिनल एंगल है, क्या कोई क्राइम कमिट हो रहा है, क्या कोई किसी को मार रहा है या जहर दे रहा है। सारे एंगल्स की एक इन्वेस्टिगेशन, थारो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत थी। देखते देखते पहले 15 दिन में एक फैमिली ने सफर किया,
अगले 15 दिन में दूसरी फैमिली ने सफर किया, उसके अगले दिन 15 दिनों में आज तीसरी फैमिली इफेक्ट हो गई है। तो मुझे लगता है कि सरकार की चौधरी साहब, क्या नाकामी आप है। ये माने कि मैं इस वक्त इस टाइम आ थाने गया को पॉलिटिकल कि एंगल नहीं मरकजी देना वज़ीर चाहता, सेहत को इंटरवेन करना क्योंकि ये एक पड़ेगा यहाँ ह्यूमन पर? ट्रेजेडी है। चौधरी साहब, क्योंकि जी ये स्टेट जी 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 प्लीज। चूंकि हेल्थ जो इशू जो है वो स्टेट का है, लेकिन जिस तरीके की बेबसी हम देख रहे हैं, तो क्या वक्त आ गया है कि एलजी साहब ने इंटरवेन करके यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को इंटरवेन करने की ज़रूरत है, ताकि तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए, ये कियोस, कंफ्यूजन और जो दहशत जैसा माहौल उस गांव के अंदर है वो ख़त्म हो जाए? नेचुरली अगर ये स्टेट गवर्नमेंट इसमें आज देखिए, अब ये तो एक स्टेट सब्जेक्ट मैटर है, तो इनको देखना चाहिए था, अभी तक ये चीजें सामने आ जानी चाहिए थी। अगर नहीं आ पाएंगी तो हम एलजी साहब से गुजारिश करेंगे, हम खुद एक डेलीगेशन लेके एलजी साहब से मिलेंगे और उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो इंटरव्यू करें और हेल्थ मिनिस्ट्री से भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करें, एम्स से कोई टीम मंगाएं और थारोली इन्वेस्टिगेशन करवाएं इस मैटर की। क्योंकि ये तो अब तो एक इतना खौफ का माहौल है कि लोग अब उस गांव में जाने से डरते हैं। तो एक कोई साजिश है क्या नहीं है इसके लिए। अच्छा, दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये है जी कि एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट का जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो कोई बात कहने को तैयार नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन लोगों को देने को तैयार नहीं है, कोई जो तदबीरें लेने की जरूरत है, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की जरूरत है, ऐसी कोई जो गवर्नमेंट की तरफ से वार्निंग जानी चाहिए थी लोगों को, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग मरते हैं, जिस दिन किसी की डेथ होती है उस दिन हमारे चंद ऑफिसर वहां पहुंच जाते हैं, उनको दफन होने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं। अच्छा चौधरी और फिर जुल्फकार अली 15 दिन साहब, के बाद एक और वाक़ा आप ये वहां पे बड़ा होता है। इंकिशाफ कर रहे हैं कि क्रिमिनल एंगल से भी इसकी जांच होनी चाहिए। क्या कोई कंसर्न लोगों से, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट हो या इदारा हो या फिर महकमा सेहत हो, पुलिस अथॉरिटीज हो, आपकी तरफ से भी जाती कोई राब्ता हुआ? क्योंकि एक तो शक व शुबहात यहाँ से भी पैदा होते हैं। 40-41 दिनों में जितनी अमवात हुई हैं, मैक्सिमम लोग, जो हमारी जानकारी है, शायद आप बेहतर तरीके से बता पाएं, रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी हैं एक दूसरे, ये मानकर चले कि एक ही फैमिली के सारे लोग हैं। देखिए, कंटिन्यूसली डेथ्स हो रही हैं और कंटिन्यूसली डेथ्स जो हैं वो डिफरेंट फेजेस में हो रही हैं जी। एक बात है, एक तो ये एंगल है। दूसरा ये है कि जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप वाटर टेस्ट करते हैं, आप वायरोलॉजी टीम बुलाते हैं, पुणे से, चंडीगढ़ से बुलाते हैं, आप CISR की टीम भी बुलाते हैं, आपकी जम्मू से टीम भी डॉक्टर्स की जाती है और वो कहती है कि पानी भी ठीक है, एपिडेमिक भी नहीं है, कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है जो वाटरबॉर्न डिजीज हो, और फिर भी लोग मरते जा रहे हैं। आफ्टर ऑल देयर शुड बी सम कॉज, और वो कॉज क्या है? इसका मतलब है कि देयर इज ए क्रिमिनल एंगल, और कोई ना कोई तो फॉल प्ले कर रहा है। इसका मतलब है कि जब पुलिस को जिस पे काम करना चाहिए, पुलिस को इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या कोई और एंगल है। मैं नहीं कहता हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट के वाकया में ही कोई क्रिमिनल एंगल होगा, लेकिन फैमिली स्पेसिफिकली है वहाँ टारगेट हो पे। रही बिल्कुल, है। बहुत शुक्रिया पहले चौधरी साहब एक, ज्वाइन फिर करने के दूसरी, लिए। फिर तीसरी। बड़ी बात है कि ये एक बड़े पैमाने पर होनी चाहिए जी इसकी इन्वेस्टिगेशन, के रजौरी का ये गांव है जो अब पुरस्रार हालात में बना हुआ है और हर 10-15 दिन के अंदर 2-3 बच्चों की मौत हो रही है, और ये मौतों का न थमने वाला सिलसिला जो है ये कंटिन्यूसली चल रहा है। 10 बच्चों की अभी तक मौत हुई है, इंतजामिया की तरफ से खामोशी है, और इस खामोशी के बीच सबकी नज़रें जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर और वजीर आला के दफ्तर पर लगी हुई है कि वो किस तरीके से इस ह्यूमन इशू को एड्रेस करेंगे, क्योंकि हर दिन जो ये दहशत भरा माहौल है इससे अब लोग बहुत ही घबरा रहे हैं। चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं और रुख ज़रा अब उस मौजू का करते हैं। जब महकमों की बेबसी की बात हो रही है, महकमा सेहत के अलावा महकमा बिजली की बात भी करना ज़रूरी है। थोड़ी देर में बिजली के ताल्लुक से भी कुछ आपके सामने अपडेट रखना है, और जब आप कॉल्स करेंगे तो आप बताएंगे कि आपके इलाकों के अंदर सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है। मगर बात ज़रा मेंटल हेल्थ के ताल्लुक से हम कर रहे हैं। एक सीरीज़ चल रही है, प्रोग्राम्स में हमने कई ख़ास शख्सियात को मदऊ किया है और हमारी कोशिश ये रही है कि
तमाम वो लोग ज्वाइन कर सकें जो इस हवाले से काम भी करते हैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, चाहे वो जम्मू में हो, कश्मीर के अंदर हो। दोनों प्रोविंसेस से हमने अहम तरीन शख्सियात से आपके सवालात पूछे, आपकी बात रखी है। आज डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ के ताल्लुक से जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान शरीक गुफ्तगू हैं। डॉक्टर उमर जान साहब हमें इस वक्त सेंट्रल कश्मीर से ज्वाइन किए हैं। मारूफ माहिर नफ्सियात हैं और कंसल्टेंट न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं। वादी कश्मीर से हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर जान साहब। पहले तो वेलकम कहेंगे प्रोग्राम सलाम जेके में आपका। थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। शुरुआत ज़रा इसी से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ की जो मामलात हैं इस वक्त तमाम बाकी परेशानियों पर हावी हो रहे हैं, बुनियादी वजह इसकी क्या है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जी एक्चुअली जो हम रुझान देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, जैसे कि कोविड का आउटब्रेक हुआ, आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद जो एक सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बच्चों पे, एडल्ट्स पे या किसी भी शख्स पे है, दैट हैज़ चेंज द लाइफस्टाइल। जो मॉडलिटी है वो चेंज हो गई, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस का इन्फ्लक्स है वो ज़्यादा बढ़ गया बच्चों में या बुज़ुर्गों में या किसी भी मिडिल एज ग्रुप में। तो उसकी वजह से ये जो साइकेट्रिक बीमारियां हैं ये थोड़ा बाहर को आ गई। अदरवाइज पहले भी होती थी, लेकिन लोग जो हैं वो दूसरे डॉक्टर्स का रुजू करते थे, तो हमारे पास नहीं पहुंचते थे। जो कि आपकी वसादत से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, या इससे पहले भी हमने मेंटल हेल्थ को लेकर बात की है गौहर साहब से, तो उसका बहुत इम्पैक्ट है कि लोग अब साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं, वो समझते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या हैं। तो ये एक अच्छा प्लस है, मैं समझता हूँ। डॉक्टर साहब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं जब हम ये सीरीज चला रहे तो कल से बहुत सारे दोस्त ये भी कह रहे कि जनाब जिस इस पर तो ये प्रोग्राम चलावान छू अम तो खौफ लगान, दहशत लगान कि जुमरस में है नाम। ये जो ये बात आ रही है, ये जो डर अभी भी लोगों के है, क्या हम ये माने कि अभी भी लोग ये तैयार मानने के लिए नहीं है कि ये एक मर्ज है और इसका इलाज मुमकिन है? अब वो ज़माना नहीं है कि आप इस पर खामोशी इख्तियार कर सकेंगे। एब्सोल्युटली। देखिए, स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। मैं आपको जस्ट रिसेंट एक एग्जांपल दूं। मेरे पास एक बच्ची आई जो कि 18-19 साल की बच्ची है, जो कि 2 मेंटल हेल्थ बीमारियों से जूझ रही है, डिप्रेशन के बगैर भी और भी कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं उनको, और वो उनको झेलती आ रही है पिछले 2-3 साल से। और जब मैंने प्रेस्क्रिप्शन देखा अपने क्लिनिक पे, तो मैंने कहा आपका नाम क्या है बेटा? तो उन्होंने एक नाम बोला, तो मैंने कहा यहाँ पे तो दूसरा लिखा है। तो उसकी माँ वहां पे बैठी थी, वो कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का नाम प्रेस्क्रिप्शन पे नहीं आए, आप मेरा नाम लिख लो कि कहीं ये हाईलाइट नहीं हो जाए। तो इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। तो पढ़े लिखे लोग एंड दे वर वेरी एजुकेटेड कि इतना स्टिग्मेटाइज्ड है कि वो नहीं चाहती है कि मेरी बेटी का नाम इस पे आ जाए, और कल को जब शादी का टाइम हो कि लोग बोलें कि एमसोस दमागस की प्रॉब्लम ते में अपने खानदार करीब की है। अल्टीमेटली क्या हो जाता है, जब ये बच्चे शादी की एज तक पहुंच जाते हैं विदाउट ट्रीटिंग देयर मेंटल हेल्थ इश्यूज, इनकी शादियां हो नहीं पाती हैं, या होके विद इन 2-3 साल वो डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत है, स्टिग्मा इससे रिलेटेड है, अभी भी है। लोग अपने आप को एंजाइटी या डिप्रेशन, ये एक मतलब हर एक घर में है। मेरे घर में 2 लोग हैं जो एंटी डिप्रेसेंट्स खाते हैं, तो ये चाहते हैं कि और कोई लिखे, फिजिशियन लिखे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट लिखे, कार्डियोलॉजिस्ट लिखे, न्यूरोलॉजिस्ट लिखे, लेकिन साइकेट्रिस्ट ना लिखें कि डॉक्टर इलाज कराएं, उस पागलन तो इलाज कराएं, विच इज एक्चुअली वेरी पेनफुल टू सी। इतनी अवेयरनेस के बाद भी जब हम पेशेंट से मिलते हैं, दे आर लाइक बुनस खमान दावा बस करा काउंसलिंग, तो उनको बहुत मुश्किल हो जाता है समझाना कि काउंसलिंग किस केस के लिए है और मेडिकेशन किस केस के लिए। बट स्टिल वी आर ऑन इट, लाइक गुलिस्तान चैनल इज ऑन इट, वी आर ऑन इट। हमने ठान ली है कि हम अवेयर करेंगे लोगों को, ताकि इसके साथ स्टिग्मेटाइज ना रहें और हमारी ओपीडीज में अटेंड करें। डॉक्टर उमर जान साहब, आप ये बड़ी बात बता रहे हैं कि अगर क्या ये आपकी बात का ये मतलब भी समझा जाए कि वक्ती तौर अगर इसका इलाज ना हो, पता होने के बावजूद चीजें छुपाई जाएं, तो निजी जिंदगी भी मुतासिर हो सकती है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक सिंगल एपिसोड डिप्रेशन जो अगर ट्रीट नहीं होगा, वो अपनी ब्रांचेस छोड़ के जाएगा, लाइफ क्वालिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो NIT से टॉपर हैं, किसी बड़े कॉलेज से टॉपर रहे हैं, और आजकल के टाइम में कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं।
जी। मैं एक दो डी एडिक्शन सेंटर भी देखता हूं जहां पे हमने एक साइकेट्रिक डिवीजन भी रखा है। आप यकीन नहीं करेंगे, इतने रिच, इतने पढ़े लिखे पेशेंट जो अभी शिजोफ्रेनिया को जूझ रहे हैं। एक शिजोफ्रेनिया इतनी साइकेट्रिक सिवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें लाइफ क्वालिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है अगर उसका इलाज नहीं करो। ना पेशेंट वॉशरूम भी बेड पे करेगा, जहां पे बैठा है ना उसको आवाजें सुनाई देती हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है पूरे इंडिया के लिए कि जो एक बेसिक बीमारी है डिप्रेशन, जो कि हर एक घर में पाई जाती है ऑलमोस्ट आजकल के टाइम में, बट सिवेरिटी ऑफ डिप्रेशन क्या है वो एक साइकेट्रिस्ट ही जज करेगा। अब जो मैंने पिछले इंटरव्यू में भी गवर साहब के साथ शेयर किया था, हमारी प्रॉब्लम ये रहती है, हम डिप्रेशन या एंजाइटी के सिम्टम लेके जो कि कार्डियोलॉजिकल सिम्टम होते हैं, जैसे घबराहट, बेचैनी होती है, या स्टोमक में दर्द होता है, या गैस्ट्रो का सिम्टम होता है, तो पेशेंट कोशिश करते नहीं हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएं, हम एंडोस्कोपी करें, या हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, ईसीजी करें, हम वही इलाज करें। अब क्या होता है, हमको रेफरेंस बहुत कम मिलते हैं। ये एक बड़ा ड्रामा है हमारे पूरे इंडिया में कि अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देख रहा है साइकेट्रिक का पेशेंट, उसको समझ आ गया कि ये साइकेट्रिक का पेशेंट है, वो भेजते नहीं है, या कार्डियोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जाता है वो भेजते नहीं है। ये एक अलग मुसीबत है। तो क्या मैं ये मानूं कि कोऑर्डिनेशन विद इन द डॉक्टर लाइन भी नहीं है, और अगर वहां पर ये कंसल्टेशन शुरू हो जाए कि जनाब आपका मेरे पास नहीं, आपको इस डॉक्टर साहब के पास जाना, ये आपका सही इलाज करेगा, तो ये स्ट्रीमलाइन सारी चीजें होंगी और अहमद की टोपी महमूद के सर नहीं जाएगी। बिल्कुल, देखिए इसमें पेशेंट को कॉन्शियस रहना है। अब मैं अगर डॉक्टर को, अगर मैं पेशेंट को प्रेस्क्रिप्शन पे 10,000 की भी दवाई लिखूंगा, वो मजबूर है लेने के लिए, मैं उससे 50,000 के टेस्ट भी करवाऊंगा, वो बेचारा मजबूर है, वो फिर किसी भी तबके को बिलोंग कर रहा हो। एक तो अपनी लेवल पे डॉक्टर को एक उसकी काउंसलिंग करनी है, वो कोई भी हो, जब उसको लगे कि मेरा पेशेंट नहीं है, मुझे एक रेफरल सिस्टम बना के इसको भेजना है, तो वो उसको काउंसिल करे ताकि पेशेंट कन्विंस हो कि मेरे को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है रादर देन गैस्ट्रो या वो प्रॉब्लम है। दूसरा, एक पेशेंट को समझना है कि हमारे पास आना ये कोई बड़ी मुसीबत नहीं है, ये कैंसर की बीमारी नहीं है, आपको हमारे पास आना है, आप देखिए आपकी लाइफ क्वालिटी कैसे चेंज होगी। डिप्रेशन का इलाज है, लेकिन डिप्रेशन में जब सुसाइड घुस जाता है, जब नशा घुस जाता है, जब डिप्रेशन की वजह से इंसान सिगरेट, चरस, अभी आप देख रहे हैं सब्सटेंस अब्यूज का क्या रुझान है कश्मीर में, हमारी हालत खराब है, बिल्कुल हम इंडेक्स में बहुत ऊपर आ चुके हैं। तो अभी अब सिगरेट चरस की बात बिल्कुल नहीं है, अब आए दिन लड़के हेरोइन का नशा कर रहे हैं और अवेलेबिलिटी इतनी है। ये डिप्रेसिव कौम है हमारी, अनएम्प्लॉयड कौम है हमारी, जो भटक रही है, जिन्होंने डिप्रेशन का इलाज करके नहीं अब सब्सटेंस की तरह जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आखिर पर जरा ये भी बताइएगा कि कंसल्टेशन और दवाइयों पर आना, ये दो अलग अलग मद है। ये कंसल्टेशन कहाँ पर और किस मरीज के लिए हो सकती है, और दवाई लेना किसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर जैसे आप भी कह रहे हैं कि ना कंसल्टेशन ही गसिन तो इतना उसको गुजार गसुन। देखिए, ये जब पेशेंट फेस टू फेस इंटरव्यू पे आएगा हमारे साथ, हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे साइकेट्रिक बुक के क्वेश्चंस होते हैं, वो हम पेशेंट से पूछते हैं और हम बीमारी की सेवेरिटी का अंदाजा लगाते हैं। उसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि पेशेंट को काउंसलिंग चाहिए या उसको दवाई चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमको दोनों चाहिए होती है। अगर हम अच्छा इम्पैक्ट बीमारी पे लाना चाहते हैं तो साइकोथेरेपी के साथ साथ फार्माकोथेरेपी भी साथ होनी चाहिए, तब पेशेंट मैजिकली रिकवर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर जान साहब, वादी कश्मीर से आप हमारे साथ ज्वाइन किए थे, वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में अपनी बात रखने के लिए। डिप्रेशन के ताल्लुक से आपके भी सवालात हों, दीगर महकमों से कुछ आपके सवालात हों, इस प्रोग्राम में ज़रूर जब स्पेशल सेगमेंट कॉलिंग वाले सेगमेंट की तरफ जाएंगे तो आप अपनी बात रखिएगा। इससे पहले हम आप लोगों की बात सुने, आप लोगों की कॉल सुने। मुख्तलिफ इलाकों से चूँकि शिकायतें बिजली के हवाले से भी रहती हैं, महकमा सेहत की हमने बात की, लेकिन महकमा बिजली में भी हम आहंगी यकीनी बनने में मुख्तलिफ विंग्स में अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। नतीजा ये है कि वो जो गैर एलानिया बिजली का कटौती का सिलसिला है वो भी जारी है, और दूसरी तरफ बिजली की पैदावार में कमी आना भी एक बड़ी मुसीबत खित्ते के अंदर इस वक्त बन गई है। जब से सरमा शुरू हुआ है, विंटर्स का आगाज़ हुआ, तब से बिजली बहरान की काफ़ी ज़्यादा बातें होने लगी, लेकिन मुतलका महकमा क्या इस बहरान को दूर करने में कामयाब हुआ है या नहीं, काफ़ी ज़्यादा सवालात इस पर उठते रहे। मीटर्ड, नॉन मीटर्ड एरिया से, हर तरह से हर एक इलाके से लगभग एक तरह की शिकायतें, हाहाकार हर जगह मचा हुआ है। हज़ारों की आबादी वाले इलाके भी सेम शिकायत कर रहे हैं कि बिजली की अनस्केड्यूल जो पावर कट्स हैं या गैर एलानिया कटौती है वो बड़ी परेशानी है,
और वो एरियाज जहां पर स्मार्ट मीटर्स लगे हैं या मीटर्स की तनसीब जिन इलाकों में हुई है, उन इलाकों में भी महकमा परेशानी दूर करने में कामयाब अभी तक नहीं हो सका है। जो शिकायतें नवंबर के इब्तदाई मराहिल में थी, जनवरी खत्म होते होते या जनवरी के वस्त में भी वो शिकायतें बदस्तूर आना जारी हैं। मामला सिर्फ केपीडीसीएल का नहीं है बल्कि जेपीडीसीएल और दीगर इदारों का भी यही हाल है। जम्मू सूबे की जहां तक आप बात करें तो यहां पर भी गैर एलानिया कटौती का जो है वो चल रही है। मीटर्ड इलाकों की भी सूरत हाल वैसी है जैसे नॉन मीटर्ड इलाकों की है, और हुकूमती इदारे लगातार ये कह रहे थे कि अगर मीटर्ड एरिया 100% है तो आपको राहत मिलेगी एज कम्पेयर टू उन इलाकों के जो नॉन मीटर है। लेकिन यहाँ पर अगर शेड्यूल कट है तो अनशेड्यूल कट किस नाम पर होता है कि अब जी इंपॉर्टेंट रिपेयर्स करने हैं, और वो इंपॉर्टेंट रिपेयर्स के नाम पर पूरे दिन बिजली कट रहती है, रात को बिजली कट रहती है, जिसकी वजह से सीओपीडी पेशेंट्स और दीगर लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना एंटायर यूनियन टेरिटरी के अंदर करना पड़ रहा है। ज़रूरत यह है कि एक निज़ाम को उस तरीके से मुतारफ कराया जाए कि जब आपका कट हो एक इलाके के अंदर तो उन्हीं दिनों पर वो तमाम चीज़ें भी ठीक की जाए, उसी दौरान वो तमाम चीज़ें भी ठीक की जाए जिसको ठीक करना वक्त की जरूरत। सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, जम्मू की सूरत हाल यह है कि बिजली की आंख मचोली बहुत ज्यादा है, कब आएगी कब जाएगी किसी के पास कोई इतला नहीं है। इस पर तुरा ये कि जिम्मेदार एक दूसरे पर बग डाल रहे हैं और जिम्मेदारी हम एक दूसरे पर दे रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमने तो शेड्यूल जारी कर दिया, दूसरा कह रहा है कि मुझे मरम्मत करनी है इसलिए मैंने लाइन को ऑफ रखा है। ये जो तालमेल का फुकदान हम जम्मू के अंदर देख रहे हैं, कश्मीर सूबे की सूरत हाल किस तरीके की है, और ये जो एंटायर जम्मू कश्मीर के पावर महकमे की जब हम बात करते हैं तो क्या वक्त आ गया है कि स्ट्रीमलाइन किया जाए हर एक चीज़ को, और जो ऑन द टॉप ऑफ द चेयर बैठे हैं लोग, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें अपने कोजी रूम से बाहर आकर आवाम को मुश्किलों को जानना पड़ेगा, सूरत हाल को देखना पड़ेगा, तब जाकर उन्हें यह समझ आएगी कि आवाम किन मुश्किलात से दो चार है। बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब और आसिफ साहब। जहां तक कोजी कंफर्ट और कोजी नेचर के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, इट इज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड। इस पे आप देख सकते हैं इसमें कोई चेंजेस नहीं दिखाई देती क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में कोजी एटमॉस्फेयर चलता ही चलता है। दूसरी जानिब अगर मैं इंपोजिंग पावर कर्टेलमेंट्स को लेकर बात करूंगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो विंग्स है पीडीडी के आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसकी वजह है कि ये एक बहुत बड़ी मार है। दूसरा ये है कि जहां पर आपने वाटर डिस्चार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को लेकर मैं सब्सिक्वेंट को लेकर बात करूंगा, उसमें ऑलरेडी पावर के साथ साथ पानी की किल्लत है। दैट्स अ मेन कॉज जिसकी वजह से आप पावर जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, और इसके साथ साथ यही वजूहात है कि लोग सफर कर रहे हैं। अब इंस्टॉलेशन को लेकर मैं बात करूं, जिस तरीके से मीटर्स, स्मार्ट मीटर्स, इंसुलेशन वायर्स, नए पोल्स लगाए गए, उसके बाद अनाउंस किया गया कि गवर्नमेंट के एंड से कि अब मिनिमम से मिनिमम पावर कर्टेलमेंट की प्रॉब्लम होगी, लोगों को पावर शॉर्टेज कम होगा। और प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर बात करें तो हाल वही है जो पहले था, यानी विंटर्स के साथ साथ समर्स को लेकर मैं बात करूं, सिचुएशन इज सेम, देयर इज नो चेंज। अगर देखा जाए एक प्रोलॉन्ग पावर कट्स की वजह से पानी की भी किल्लत पाई जा रही है, क्योंकि आपके जो मेन पावर वाटर पंप स्टेशन है वो पावर से चलते हैं। जब पावर ही नहीं है तो जल शक्ति डिपार्टमेंट के एंड से भी हम देखेंगे लोगों की सिचुएशन पानी को लेकर और ज्यादा बढ़ गई है। जहां पर बिजली की मार है वहां पर पानी की भी मार है, यानी ये दोनों चीजें, यानी एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसके लिए दोनों हैंड से क्लैप करनी है। और बड़े बड़े दावे, और सबसे बड़ी बात गौर साहब वो ये है कि लंबा खासा यानी एक चौड़ा बिजली का बिल आता है, और इस वक्त हर कोई तैयार है उसे भरने के लिए, वेदर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। नहीं भरेंगे, स्विच दबाया जाएगा, पावर गुल। तो हर किसी का इंतजार यही है कि मोटी मोटी बिजलियों के बिल तो आ रहे हैं, मगर आखिरकार ये पावर क्या है। अब अगर आपने पावर खरीदना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना है, तो उस चीज की इंप्लीमेंटेशन कहां है? दैट इज कंप्लीटली जीरो। ट्रस्ट मी, चाहे विंटर्स हो या समर्स हो, चाहे जम्मू का हाल है, कश्मीर का हाल है, हाल बेहाल है, हाल सेम है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जम्मू के बाद श्रीनगर की सूरत हाल भी यही है, और श्रीनगर के बाद जम्मू की सूरत हाल को जब आप कंपेयर करके देखेंगे तो दोनों तरफ से आपको लोग दिखेंगे हाहाकार करते हुए और सवाल उठाते हुए महकमा बिजली पर कि जनाब ये बिजली गुल होती क्यों है, और शेड्यूल्ड ऐलान जब आप देते हैं, जब आप चार्ट्स जारी करते हैं, तो क्या उस वक्त सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए चार्ट्स नहीं होती है, और अगर इन चार्ट्स को भी डिविएट कोई करता है क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, या ये पूरा जानबूझकर किया जा रहा है। सब
एक लाइन के तहत किया जा रहा है और एक दूसरे पर जो है वो सवाल देने के लिए छोड़ा जाता है। तो बहरहाल बिजली की सूरत हाल तो हमारी यही है, उम्मीद करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो ताकि ये सूरत हाल जो है वो ख़त्म हो सके। फिलहाल 5 से 8 मिनट हमारे पास है, आपसे वादा था कि आखिरी 10 मिनट आपके साथ हम बिताएंगे। फ़ोन कॉल्स आप शुरू कर चुके हैं, आपकी फ़ोन कॉल्स को हम शामिल प्रोग्राम करेंगे। आप अपना नाम, इलाके का नाम ज़रूर बताइएगा, जामिया अल्फाज के साथ अपनी बात रखिएगा और इस उम्मीद के साथ बात रखिएगा कि हुकूमती इदारे नया बजट ले बना रही है और बजटिंग का प्रोसेस जो है वो चल रहा है दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक। उसमें आपकी अगर कोई ठोस बातें वो ज़रूर रखिएगा ताकि इदारों को पता लगे कि जिन लोगों के लिए हम प्लानिंग करने जा रहे हैं वो लोग बाखबर है, हर सूरत हाल से बाखबर है, हर चीज़ को वो समझते हैं और उन्हें इतनी आसानी के साथ अब की बार बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। गवार साहब तो महमूद इब्राहिम बटबरा सद बराबर जी वक्तन फवक्तन तजवीज मुलाकात सपदान अहन आज गुजारिश ऐसी कत कि बटबरा सदबर इलाक़ जुमा हल शिम टोटल पत्मे मार्च पे लगे गि पोल लागन वुन तम मीटर एरिया पोल लागन केबल लागन मीटर लागन गो ठीक वुन तान कंप्लीट गसान ये वन कि ना यह कंप्लीट गन यह फिल्टर गोस कंप्लीट गन कि यह ग पावर दिक्कत ग दूर दोम 4 पोल लगन आज शट डाउन हफ्तस मज इलाकस गसान 2 लट शट डाउन यह पृन कह कि ना अगर मार्च पे 10 रेतन मज गई 2 महल कंप्लीट कहें तो क्या कर मकलावन पे मीटर लगवित गुजर बिल्कुल यह कत वन कि अगर बिजली आसान शट डाउन पत कर मकामी तौर पर अफसर तिम लाइन बदलाव लाइन शेरन या इथे पे पोल लागन और यह कम तम सात गसान कि नेचुरल शट डाउन 5-6 घंटन गो स्ट्रीम लाइन गसन। मुझे उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब की जो जिम्मेदारान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो जरा इस बात को समझे कि अवाम किन मुश्किलात से 2-4 हो रही है। वो कह रही है कि जनाब आप मीटर लगाइए, तार बिछाइए, लेकिन जरा इसको स्ट्रीम लाइन करिए ना, एक सेट टारगेट के तहत कीजिएगा। 1 साल से 2 मोहल्ले में अभी लाइन नहीं बिछ रही है, पोल नहीं लग रहे हैं, तो पूरे कश्मीर का हाल कब आप ठीक करेंगे, एक बड़ा सवाल है। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी बताएं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, नाम बताइए अपना। जी मेरा एजाज नाम है श्रीनगर से। जी एजाज साहब रखें बात अपनी। बस मेरी छोटी सी गुजारिश है एक्चुअली, और कुछ भी नहीं। देखिए आप सबको पता है जिस तरह से ये जो ये ट्रैफिक रूल वगैरह अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, टाइट हो गया, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है जी। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, एक चीज बताइए। अभी आप देखिए दलगेट से आप लीजिए, जैसे ये जो वहाँ आप देखिए इमरजेंसी होती है, कुछ भी होता है, आप देखिए वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहाँ मन करे जिसको मन करे गाड़ी रख देती और उनको क्या करना, उनको नजारे देखिए। अब मेरे जैसे बाकी इंसान जिनको माँ बाप के लिए, बाकी पेरेंट्स के लिए या कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन लेनी है, मैं मेडिसिन की बात बोलूंगा, मेडिसिन लेनी है 10 या 4 के लिए, तो ठीक है, हमें आराम से घर पहुंचे, हमें गिफ्ट आ जाता है फोन से G500 की। मुझे इस चीज का समझ नहीं आ रहा है, ये सौतेली माँ वाला वो सलूक होता है या ये कौन से आप तो पागल हो गया। अब हम और सड़कें है कहाँ, हम रखते हैं कहाँ गाड़ी, क्या हमें मरना है दवाई के बिना? चलिए बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। निज़ाम ट्रैफिक को बेहतर बनाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करनी है। सड़कें हमारी वही थी जो पुरानी है, गाड़ियां बहुत है, लेकिन सिस्टम को किस तरीके से अब ठीक तरीके से चलाया जाए। जो अनड्यू पार्किंग गाड़ियों की हो रही है उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो एंटायर सिटी के अंदर हो रही है। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब बस पावर पे मोहम्मद अशरफ जी। अशरफ साहब वन बस अच्छा वटर जमीन यप गोंग जमीन अहन अत जनाब यह त्रोज मकलोमुत अहन अस करो परस से अर्ज अत महकमा वाइल्ड लाइफ वन तो अत कर क्या यमो ओत्रो जरिया मज आमुत अमल तपर बे यह जानवर आमुत अहन बे आमुत परस करो अर्ज मगर अफसर कह कंट्रोल ग। चलो सड़ा शुक्रिया कॉल करने बात। एक और कॉलर है जी। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर एजाज साहब बात कर रहा हूँ श्रीनगर से सर। जी एजाज साहब खुशामदीद। जी सर हमारी एक गुजारिश थी कि इमरान साहब ने जब इंडिया इंटरेक्शन हुआ था उमर अब्दुल्ला साहब का SKIC संतूर में जी,
उन्होंने वो JKPSC का मामला उनसे सवाल पूछा था जी, मगर सवाल में जो उन्होंने जवाब दिया चीफ सेक्रेटरी साहब ने, वो तो उन्होंने मिसगाइड किया है, वो तो फिर से मिसगाइड कर रहे हैं एस्पायरेंट्स को। अच्छा जी, हम जी गुजारिश कर रहे हैं अब लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि वो इस मामले में नजरसानी करे। ओके सर, बहुत शुक्रिया बहुत सर शुक्रिया कॉल आपकी करने कॉल के का। लिए। एक नेक्स्ट और कॉलर है जी। हेलो इशफाक साहब, सोहेल अर्ज कर रहा हूँ श्रीनगर से। जी सोहेल साहब। इशफाक भाई, जब मैं एक कंप्लेंट लेके किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाता हूँ, जैसे फी फिक्सेशन कमेटी है, और मैं कहता हूँ कि कोई स्कूल, मैं लिख के देता हूँ कि कोई स्कूल में एक न्यूज़पेपर ANI की रिपोर्ट है कि इसमें एंटी नेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी फंडिंग है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ANI की रिपोर्ट है। वहां के चेयरमैन आके गुलिस्तान पे ये सारी डिटेल देंगे और मुझे एक्सपोज कर देंगे और मुझे मरवाने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट मेरे खिलाफ बोल रहे थे। मुझे भी तो मौका दीजिए, कहीं कल को मुझे कुछ हो गया, जिम्मेदार कौन है? जरूर सोहेल साहब, आपको मौका बार बार दिया जाता है, आप बात रखते भी है, लेकिन देखता हूं मैं ये इशू है क्या, मैं इसको देख लेता हूं जी। बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो, नाम बताइएगा अपना, कहाँ से? चलिए ड्रॉप करें जी, लास्ट कॉल दे दीजिएगा। हेलो 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 जी जी, मैं बारामूला से बोल रही हूँ। जी जी, नाम बताएं अपना। हाँ, ताहिरा परवीन। जी ताहिरा मैम बताएं। हाँ, मुझे इशफाक साहब से बात करनी। बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ जी, बताएं, हुक्म करें मैडम। जिंदगानी से पिछली बार एक आदमी ने फोन किया था पेंशनरों के बारे में जी। उसने बोला था कि ये जो पेंशन है या नौकरी ये बच्चों को देनी चाहिए। जी जी जी, मगर मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर बच्चे कल कहीं और जगह सेटल हो जाएंगे, ये पेंशनर क्या करेंगे फिर? आपकी बात सही है, मैं समझ सकता हूं कि आपने तवज्जो जहां की ओर दिलाई है वो कितना हसास मामला है कि बैरूनी रियासत बहुत सारे बच्चे हैं और वालिदैन यहाँ बुजुर्ग वालिदैन घरों में हैं, एक तन्हाई वाली ज़िंदगी है, वो भी एक डिप्रेशन का कारण है। मैं समझ सकता हूँ इस बात को, लेकिन सूरत हाल हमारी रियासत की यही बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर कॉल के सिलसिले को रोकते हैं, ज़रा आपको दिखाते हैं कि रात का मौसम किस तरीके का गुजर चुका है और आज दिन में क्या कुछ हो सकता है। फटाफट से मौसम का मिजाज, वेदर अपडेट। और वेदर अपडेट जब हम आपके सामने रख रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि सूरत हाल -5.1 डिग्री सेल्सियस यानी -5 शहर श्रीनगर के अंदर, -6 काजीगुंड के अंदर, -5.5 कुपवारा के अंदर, -8.4 पहलगाम के अंदर और -6.5 गुलमर्ग के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। बांडीपोरा की सूरत हाल भी यही है, जहां पर -4.2, बारामूला -2.9, पुलवामा -5.3, बड़गाम -4.6 और शोपियां के अंदर -8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इधर वेदर अपडेट में अब आपकी बारी जम्मू सूबे की है, तो जम्मू के वेदर स्टेशन से जो इतलात हमारे पास आई है वो जम्मू के अंदर रात का दर्जा हरारत 7.2 डिग्री यानी रात के मुकाबले में बढ़ चुका है। सांबा के अंदर भी बेहतर रहा है 4.0, डोडा 9.0 जहाँ पर मनफी था। रामबन में भी दर्जा हरारत में बेहतरी आई है 5.4 डिग्री। किश्तवाड़ में अभी थोड़ा सा कम है, जहाँ पर 1.1 डिग्री सेल्सियस रात का रिकॉर्ड किया गया है। भद्रवाह के अंदर 0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और इसी तरीके से पुंछ के अंदर 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 3 अहम स्टेशंस वहां पर है। एक करगिल जहां पर दर्जा हरारत -12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लेह के अंदर -9.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और द्रास के आसपास -22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। याद रखिए, जब द्रास के अंदर -22 है तो सोनमर्ग जहां पर वजीर आजम साहब ने थोड़ी देर में आना है तो वहां पर रात का दर्जा 12 से 13 डिग्री तक भी चला जाता है और सुबह सुबह 8 डिग्री के आसपास वहां पर मनफी दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया तो सुबह 3 बजे के आसपास। फिलहाल प्रोग्राम सलाम जे के बाद इस वक्त हमारे साथ बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरें होंगी, लेकिन जरूर आपको सोनमर्ग भी लिए चलेंगे जहां पर वजीर आजम साहब आएंगे, इफ्तिताह होगा उस टर्ने का, आपको बराह रास्त नशियात भी वहां से दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।